हेलो फ्रेंड्स, ईडूनामा में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लुसेंट एमसीक्यू सीरीज, जिसमें पहले हम भारतीय इतिहास से शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से, जिसका कार्यकाल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक तय किया गया है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं जो कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी, जबकि मेसोपोटामिया, मिस्र, जिसे इजिप्ट बोलते हैं, चीन, ये तीनों की समकालीन थी। चीन, मिस्र और मेसोपोटामिया की समकालीन थी, जबकि ग्रीक की नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ये पंजाब में थी, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान क्षेत्र में था। तो पंजाब में जैसे रोपर, राजस्थान में कालीबंगन, गुजरात में लोथल, सुरकोतदा, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हरियाणा में राखीगढ़ी, सिंध और बलूचिस्तान में मोहनजोदड़ो, चौहद्रो, ये सब थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोतदा, गुजरात में मिले हैं। सुरकोतदा, गुजरात में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। कालीबंगन को ब्लैक बेंगल्स, काली चूड़ियाँ बोलते हैं। और यहाँ से और जो फायर अल्तार्स है उस खोज की गई है, और जुती हुई खेत का पहला प्रमाण मिला गया है। नक्काशी की हुई ईंट का प्रमाण मिला है कालीबंगन से पहली बार। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखते चलेंगे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी, स्टीएटाइट का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये ब्रॉन्ज एज की थी, कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये व्यापार करना ज़्यादा पसंद करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी निवासी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते, पक्की ईंट से बनाए गए थे। हड़प्पावासी सभ्यता के लोग किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास, कॉटन। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा साइट की खोज की थी। सिंधु सभ्यता का पतनगर, बंदरगाह या पोर्ट कौन सा था? ये लोथल, गुजरात में था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ये लोथल पे हुई, लोथल। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान था, योद्धा था, व्यापारी और लेबर, श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो ये गलत है, क्योंकि विशाल महल अच्छे होते थे, बड़े होते थे, जो अमीरों के लिए होते थे, और जबकि मंदिर यहाँ पे नहीं पाए गए हैं। मंदिर लोहा और गाय यहाँ पे नहीं पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता में। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये सही है, क्योंकि वो देवी में मदर गॉडेस और देवताओं में पशुपति की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ये स्टेटमेंट गलत है। हड़प्पा सभ्यता की तो केवल 2 सही है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी, दयाराम साहनी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में, राखालदास बनर्जी के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है। गाय उनके लिए पवित्र थी, गाय का कोई जिक्र नहीं किया गया है। उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी? नहीं। घोड़ा का भी जिक्र बहुत कम मिलता है। सिर्फ एक जगह सुरकोतदा, गुजरात में घोड़ा के नाल का चिन्ह पाया गया है। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। ये गलत है, उसकी संस्कृति स्थिर थी। तो यहाँ पे सिर्फ सही स्टेटमेंट है, उन्होंने पशुपति अर्थात शिव का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? एक उचित समतावादी थी। ठीक है। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो का माउंट ऑफ द डेड। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो साइट को कहा गया है।
हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ये त्रिभुजाकार था। ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाएंगे। सूची 1 में स्थल दिया गया है, सूची 2 में नदी का नाम लिया गया है। जैसे हड़प्पा कौन सा नदी पे है? हड़प्पा है जो रावी नदी पे था। मोहनजोदड़ो सिंध पे, और लोथल भोगवा नदी किनारे था, और कालीबंगा घग्गर नदी पे, जो जिन्हें सरस्वती भी बोलते हैं। कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा। लोथल गुजरात में, मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये अभी पाकिस्तान में है, कालीबंगा राजस्थान में है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा राजस्थान से। बनावली कहाँ? हरियाणा में। लोथल गुजरात में। रोपड़ पंजाब में। संदर्भ सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ये मिला है कालीबंगन से। ईंटों की नक्काशी या ईंटों का अलंकरण कालीबंगन राजस्थान से मिला है। मोहनजोदड़ो, यहाँ पे ये देखेंगे मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये सिंध में है। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार ग्रेट बात कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में है। ठीक है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव के। प्रोटो शिव उसे बोलते थे, प्रोटो शिवा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल गुजरात में। बनावली हरियाणा। रोपड़ पंजाब में। कालीबंगा राजस्थान में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला, माउंड ऑफ द डेड। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। संदर्भ स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल का सबसे ज़्यादा उत्कीर्णन हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, सिटी प्लानिंग के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ये लोथल गुजरात में। हड़प्पा पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ये हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं, जबकि लोहा का यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं था। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था से सही थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था। ठीक है। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, ये सही है, जबकि लोहा से लोग परिचित नहीं थे। ठीक है। यहाँ मिलाएंगे सूची 1 और सूची 2 से। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या है? मांडा, जो जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा डैमाबाद महाराष्ट्र में है, डैमाबाद महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर, जो बलूचिस्तान में। सुतका गेंडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में, जो सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ये चेनाब, जो जम्मू कश्मीर में है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? ये सतलज। रोपड़ जो पंजाब में है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? धौलावीरा में। धौलावीरा में ही पहला स्टेडियम का जिक्र किया गया है। ठीक है। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है, जहाँ पे ये बंदरगाह के लिए जाना जाता है। कालीबंगा राजस्थान में। जुते हुए खेत, नक्काशी की हुई ईंट, और इसका नाम ब्लैक बेंगल चूड़ी, काली चूड़ियाँ से भी जाना जाता है। आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, ये पूर्वी भाग का सबसे ज़्यादा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये लाल रंग का हुआ था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पे लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ये आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में पड़ता है, जहाँ पे राइटिंग्स लिखावट अवेलेबल है, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है, जो पिक्टोग्राफिक है, चित्रात्मक यहाँ की लिखावट है। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी 1921 में और राखलदास बनर्जी 1922 में। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की और राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। रंगपुर
जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? ये सौराष्ट्र गुजरात में है। जबकि रोपड़ पंजाब में है, रंगपुर सौराष्ट्र गुजरात में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल थे जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो साइट के। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, ट्रेड रिलेशन से? बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास किसमें करते थे? मातृशक्ति में, मदर गॉडेज में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजी। जो कोट दीजी ये समुद्र तट पर स्थित नहीं था, ये गुजरात के आसपास है। बालाकोट ये समुद्र तट पे था। लोथल गुजरात में, सुरकोदा गुजरात में, ये सारे समुद्र तट पे थे। याद रखिएगा, बैल को इंग्लिश में यूनिकॉर्न बोला गया है, यूनिकॉर्न वहाँ पे दिया गया नाम। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पन कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति, जो 90 डिग्री पे बना होता था घर ऐसे करके। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। प्राचीन स्थल है, उसका पुरातात्विक अवशेष कहाँ कहाँ मिला? लोथल से कहाँ मिला है? जुता हुआ खेत का निशान मिला है। कालीबंगन से, सॉरी यहाँ पे ये मिला दीजिएगा, कालीबंगन से जुता हुआ खेत मिला है। लोथल से गोदीवाड़ा जो डॉकयार्ड है गुजरात से मिला है, लोथल गुजरात। धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला। हड़प्पन जो लिपि है उसके बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। जबकि बनावली से मिला है, बनावली हरियाणा से मिला है। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति बनवाली हरियाणा से मिला है। तो यहाँ पे प्राचीन स्थल कौन से राज्य में अभी हैं ये भी पूछा जा सकता है, कौन से नदी पे हैं ये पूछा जा सकता है, कौन सा इसका पुरातत्वीय अवशेष कहाँ से पाया जाता है। ये सारे एग्जाम से सब क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? शेर का नहीं हुआ है, जबकि हाथी का हुआ है, गैंडा का हुआ है, बाघ का हुआ और गाय का भी नहीं हुआ है। गाय का भी ध्यान रखिए, गाय का नहीं हुआ है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ये लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो गाय, मंदिर, शेर, लोहा ये सबसे परिचित नहीं थे, जबकि वो सोना, चांदी, कपास, टीन, सीसा, कांसा, तांबा ये सबसे परिचित थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? माने कि एक ही गड्ढा में दो लोगों को, महिला या पुरुष और पुरुष या महिला को दफनाया गया है। तो ये लोथल गुजरात से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन। सिंडन किसका कौन पुकारते थे? ये ग्रीक या यूनान के लोग। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन नाम से पुकारा। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? डैमाबाद महाराष्ट्र में है। डैमाबाद महाराष्ट्र। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन और सोना का। चांदी, टीन और सोना का आयात करते थे, मतलब इंपोर्ट करते थे भारत में, वो कहीं दूसरे जगह से लाया जाता। जैसे टीन है जो अफ़गानिस्तान से लाया जाता, चांदी है जो जैसे कि दूसरे देशों से लाया गया, सोना कोलार खाइंस कर्नाटक से लाया गया। हड़प्पावासी लाजवर्द, लैपिस लाजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशां से करते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द जो लापिस लाजुली जो भवन निर्माण की सामग्री है उसका आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशां से करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता संबंधित कौन सा स्थल है? ये मुंडीगाक और सुरती गोई। ये क्वेश्चन पूछा गया, सुरती गोई कहाँ है? ये अफगानिस्तान में है, जो सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। सुरती गोई और मुंडीगाक दो स्थल अफगानिस्तान में है सिंधु सभ्यता संबंधित। मुंडीगाक, सरतोगई याद रखिएगा। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल गुजरात, सुतका गंडोर बलूचिस्तान, अल्लाहदनो एवं बालाकोट ये सिंध क्षेत्र में, कुंतासी सिंध क्षेत्र में। इनमें से सभी है जो
एक सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव और आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इसमें बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरन सभी का हुआ है, लेकिन इसमें बाघ है, सिंह नहीं है। सिंह का उल्लेख नहीं हुआ है, गाय का उल्लेख नहीं हुआ है। तो गैंडा, भैंसा, बाघ, हाथी, हिरन सबका उल्लेख हुआ है। सबसे बड़ी आंखें किसकी होती है? हिरन की होती है। ठीक है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री डांसिंग गर्ल की ब्रॉन्ज मूर्ति प्राप्त हुई है? कहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? बियर्डेड प्रिस्ट। कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिले हैं? चनहुदड़ों में। चनहुदड़ों में मिले हैं। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है। किस हड़प्पा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी के कहानी के सदृश है? ये लोथल गुजरात में। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? गुजरात में। आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज गुजरात राज्य में की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ये चावल मुख्य खाद्यान्न नहीं था, जबकि जौ, दालें और गेहूं एक मुख्य खाद्यान्न में था, जबकि जौ एक प्रथम फसल था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। इसका असर्शन एंड रीजन, कथन एवं कारण दोनों देखना है कि कौन सा इसका, अगर ये सही है, ये और मैंने कथन दोनों सही है और उसका एक स्पष्टीकरण सही है या नहीं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये सही बात है। ये दोनों सिंध प्रांत में हैं। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर है जो ए का सही स्पष्टीकरण करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। धार्मिक तत्व वहाँ पे उपस्थित था, लेकिन वर्चस्व ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से कट्टरवादी था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। सूची 1 हड़प्पीय स्थल है और सूची 2 इसकी स्थिति है। मांडा कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में। मांडा जम्मू कश्मीर। डैमाबाद महाराष्ट्र में है। कालीबंगन राजस्थान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है, जबकि चांदी, स्वर्ण, तांबा तीनों की प्राप्ति हो चुकी है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, गाय, ठीक है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो शेर और गाय के नहीं हुए, जबकि घोड़ा का देखने को मिला है सुरकोतला में। गाय के भी अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। हाथी के प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर बाघ को एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, बाघ को एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पे शेर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे गाय नहीं आएगा। ये स्टेटमेंट हो जाएगा। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। J.H. मैके ने चनहुदड़ो, चन से याद रखिएगा, चनहुदड़ो से मैके ने। तो इस तरीके से हमने पार्ट 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता का MCQ सीरीज खत्म कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं वैदिक संस्कृति की ओर। वैदिक संस्कृति जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसे समझा गया है। तो आइए हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेंगे हैं MCQ फॉर्मेट में, उसे हम देखते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना गया है, जबकि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृति 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व और पूर्व वैदिक संस्कृति का पीरियड माना गया है 1500 से 600 ईसा पूर्व।
1500 से 1000 ईसा पूर्व, जिसे ऋग वैदिक संस्कृति भी बोलते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। कौन सा कथन सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। वे घुड़सवारी किया करते थे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यह स्टेटमेंट गलत है। जबकि सही कौन कौन है? वे घुड़सवारी किया करते थे, संस्कृत बोलते थे क्योंकि ऋग्वेद की स्थापना उन्होंने की, झुंडों में भारत आए। ठीक है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था, जबकि चावल, गेहूँ, जौ इसका उन्हें ज्ञान था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से जाना जाता था। जो वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक थे उत्तर वैदिक काल में। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? ये शुल्ब सूत्र है। शुल्ब सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं और इसके अंतर्गत कौन नहीं आते हैं? तो वो देखते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद त्रयी या त्रयी कहलाते हैं, जबकि अथर्ववेद इसका पाठ नहीं है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं सत्यमेव जयते। कई बार पूछा गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये पशुपालन ज्यादा पसंद करते थे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। सामवेद को, जो संगीत से रिलेटेड है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद्भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन है, गाय का धन, जो गाय है, जिसे जगह अघन्य भी माना गया है गाय को, जिसका वध नहीं किया जा सकता गाय। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, जिन्हें 4 वर्णों का जिक्र किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति की, नेचर की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ये ज्योमेट्री से, ज्यामिति से है, जो गणित की सूत्र है। अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्योर्मा अमृतम गम्य कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आया और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में। ऋग्वेद और वेद और यज्ञकर्ता से मिलान करना है। ऋग्वेद जिसका यज्ञकर्ता होते पुरोहित होते थे, जिन्हें बोलते थे होता या होत्री। यजुर्वेद की अधर्वयु बोलते थे। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता या उद्गात्री बोलते थे। अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्रह्मा बोलते थे, ब्रह्मा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। ऋग्वेद होत्री या होता, यजुर्वेद अधर्वयु, सामवेद उद्गाता या उद्गाती। देखिए ध्यान रखिएगा, साम माने संगीत, गाना माने गाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद यह से, अधर्वयु अधर्वयु, यजुरी अजुर अधर्वयु। ठीक है, याद रखिएगा। ऋग्वेद से होता या होत्री, याद रखिएगा। री होत्री री ऋग्वेद, याद रखिएगा। अथर्ववेद जो ब्रह्मा का है, याद रखिएगा, ब्रह्मा। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, पुरुष के द्वारा नहीं की गई, जबकि देवताओं द्वारा ही इसकी रचना की गई, इसलिए अपौरुषेय कहा गया है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूक कनाद है। उलूक कनाद है जो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी है। पूर्व मीमांसा के
प्रतिपादक या मीमांसा के प्रतिपादक है जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है बद्रायन। वेदांत या उत्तर मीमांसा बद्रायन। मीमांसा या पूर्व मीमांसा जैमिनी। वैशेषिक दर्शन उलूकनाथ। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नौवां मंडल सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ये परुशनी, जिसे अभी क्या बोलते हैं? रावी नदी, जिसके तट पे लाहौर है, हड़प्पा है। ठीक है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6 उपज का छठा मने कि टोटल 1/6 उसका लिया जाता था, जितना उपज होता था। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ? ब्राह्मण युग से 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन है जो ऋग्वेद पर आधारित है। कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं था? भागवत है जो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं था, जबकि भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद तीनों प्रस्थान त्रयी में शामिल है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? मीमांसा से। पर कर्म का सिद्धांत मीमांसा, ध्यान रखिएगा। सुमेलित कीजिए अब। अथर्ववेद किससे संबंधित है? यह औषधियों या काला जादू टोना से संबंधित है। अथर्ववेद। ऋग्वेद जो ईश्वर की महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद ये बलिदान की विधि का इसमें जिक्र किया गया है। सामवेद ये संगीत से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ये चिकित्सा मेडिसिन से संबंधित है। चरक संहिता जिसे चरक ने लिखा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी या बलिदान का जो विधि विधान है वो यजुर्वेद से प्राप्त होता है। वैदिक युगीन सभा क्या था? ये मंत्री परिषद थी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक एक काउंसिल था, सभा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? ये गणतंत्र थी, रिपब्लिक थी। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ये सांख्य है, जिसे गौतम ने लिखा है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 कितने भारतीय दर्शन में? 6 हैं। ये 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में 6 दर्शन का अभिव्यक्ति हुई है। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहारगिरी है जो यहाँ पे आर्यों के द्वारा नहीं लाई गई थी, जबकि पॉट्टी बनाना वो जानते थे। बढ़ईगिरी जो काष्ठकारिता जानते थे, आभूषण बनाना जानते थे। अब देखते हैं उपवेद और इससे संबंधित वेद कौन कौन से हैं। आयुर्वेद इसका ऋग्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद जो यजुर्वेद से संबंधित है, धनु और यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्व वेद सामवेद से संबंधित है। शिल्प वेद किससे संबंधित है? यह अर्थशास्त्र जो अथर्ववेद से संबंधित है, शिल्प वेद। ठीक है। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को, दूसरे से 7वें मंडल को गोत्र मंडल या वंश मंडल कहा जाता है, जिसमें 6 मंडल आते हैं, 2 से 7। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन किया है? जादुई टोना यो अथर्ववेद में किया गया। अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? टोटल 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया, मिडिल एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से भी रचित है? यजुर्वेद। यजुर्वेद है जो गद्य और पद दोनों में रचित है, एकमात्र है ऐसा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गद्य और पद में यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? विदत थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्राचीनतम संस्था ऋग वैदिक युग की विदत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण है जो ब्राह्मण ग्रंथों में
सर्वाधिक प्राचीन है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में आई गोत्र व्यवस्था। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? कि जब उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह हो जाए। पुरुष उच्च वर्ण का हो और महिला जो नारी है वो निम्न वर्ण की हो। उच्च वर्ण में क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आते थे, जबकि शूद्र है जो उससे एक नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हो जाएगा तो अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह क्या होता था? जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्णों के पुरुष के साथ, निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, तब उसे प्रतिलोम विवाह कहते थे। वैदिक युग में यव कहा जाता था किसको? जौ को। ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? चावल के लिए। ब्रीहि शब्द चावल। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। अथर्व पवित्र जादू। शिक्षा, अब यह सुमेलित करना है कि शिक्षा है जो ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। कल्पसूत्र, कर्मकांड, कल्पसूत्र कर्मकांड। निरुक्त, निरुक्त क्या है? एक शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र है। छंद, छंद एक छंद शास्त्र से रिलेटेड है। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र। कल्पसूत्र कर्मकांड। शिक्षा ध्वनि सूत्र या ध्वनि शास्त्र। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति सबसे प्राचीन है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, प्राचीनतम पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल या कुटुंब? कुटुंब या कुल जो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। इंद्र के लिए, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद में। नरष्टि क्या है? नरिष्ठ क्या है? ये सभा का, सभा इसका मतलब होता है जो वेद में कहा गया, अथर्ववेद में कहा गया है। किसकी रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता में। मैत्रायणी संहिता में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो 3 प्रमुख बुराइयां मैत्रायणी संहिता के अनुसार क्या क्या है? सूरा माने शराब पीना, पांसा जुआ खेलना या नारी के साथ संलिप्ति होना। ये मैत्रायणी संहिता के अनुसार 3 प्रमुख बुराइयां हैं। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति अर्थात प्रजापति का उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अब सुमिलित करना है। राजसूय यज्ञ जो राजा के सिंहासन आरोहण से संबंधित यज्ञ होता था, जिसे राजसूय यज्ञ बोलते थे। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? ये राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था, जिसे श्री राम प्रभु ने भी इसका प्रयोग किया था, अश्वमेध यज्ञ का। वाजपेयी यज्ञ जो शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ था, वाजपेयी यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन आरोहण से संबंधित यज्ञ था। अग्नि अष्टोम, अग्नि अष्टोम यज्ञ क्या था? देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ है। अग्नि अष्टम देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। सूची 1 को मिलाना है सूची 2 से, जिसमें ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और आधुनिक नाम अभी क्या है? परुशनी रावी नदी को बोला गया है, शतुद्री सतलज को, अस्किनी चिनाब को, विपाशा ब्यास को, सदानीरा गंडक को कहा गया है। तो परुशनी रावी, शतुद्री सतलज, अस्किनी चिनाब, विपाशा ब्यास को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है, जिसमें अंतिम संस्कार देहावसान है। 3 क्रमों या पगों में तीनों लोक को मापने के लिए किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को, जिसे वामन अवतार में इन्होंने 3 लोगों को मापने के लिए राजा बलि से उन्होंने ऐसा वरदान लिया था। सुमेलित करना है कि पूषण, पूषण क्या था? ये 1 मिनट, पूषण क्या थे? पूषण है जो विवाह के देवता थे, ठीक है।
ये बाद में पशुओं के देवता बन गए। रुद्र पशुओं का देवता था, रुद्र पशुओं का देवता। घौस या घौ ये जगत के पिता कहलाते हैं, घौस या घौ। अदिति देवों की महान माता, देवों की महान माता को अदिति कहा गया। मनु स्मृति मुक्ता संबंधित है समाज व्यवस्था से, समाज व्यवस्था से मनु स्मृति संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। ये ऋग्वेद के तृतीय मंडल में पाए जाते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद से में समानता क्या है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता ईरान का है, ईरान क्षेत्र संबंधित है, और ऋग्वेद भारत से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, जबकि ये गलत है। वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे, ये सही है। वे गाय से परिचित थे, जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप था। वे ताम्र और आधुनिक हल फल के उपयोग से परिचित थे, ठीक है। तांबा और आधुनिक हल फल से के उपयोग से परिचित थे, जबकि लोहा के से वे परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है? कुभा या क्रुमु? कुभा या क्रमु है जो अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध को सूचक है। ये कुभा और क्रमु नदी है जो अफगानिस्तान में है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, ठीक है। रीत मूलभूत नैतिक विज्ञान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो यह ध्यान रखें कि धर्म क्या था और रीत क्या था। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत जो मूलभूत नैतिक विज्ञान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत, आर्कटिक होम थ्योरी, बाल गंगाधर तिलक ने इसका समर्थन किया था। वैदिक नदियां एवं उसके आधुनिक नाम: कुभा काबुल, प्रवसनी रावी, सदानीरा गंडक, सतुदरी सतलज। सुमिलित करना है। ब्रह्म विवाह एक समान वर्ण या जाति का विवाह होता था, उसे ब्रह्म विवाह कहते थे। दैव विवाह पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह दैव विवाह बोलता है। आर्ष विवाह जो कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह, जिसे प्रजापत्य विवाह बोलते हैं। तो टोटल जो 8 प्रकार के विवाह के नियम थे। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह बोलते थे। असुर विवाह, असुर कन्या को खरीदकर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता था। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह को राक्षस विवाह बोलते थे। पैशाच विवाह, सोती हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह कहलाता था। 3 ऋण में शामिल कौन नहीं है? देव ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण भी है, जबकि मातृ ऋण का कोई जिक्र नहीं किया गया। माता को कर्ज देकर चुका नहीं सकते हैं। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति पॉटरी कल्चर क्या है? ये ऑकरे कलर पॉटरी जो संस्कृति है। गेरुवर्णी मृदभांड जो है जो ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। और लाल काला पॉटरी कहाँ का है? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता का है। लाल काला, रेड ब्लैक। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। चित्रित धूसर मृदभांड पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर ये है जो उत्तर वैदिक का है। और ऋग्वैदिक यानी पूर्व वैदिक का है जो ऑकरे कलर पॉटरी जो गेरुवर्णी मृदभांड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड पेंटेड ग्रे वेयर स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों में से प्रकाश में आया है? भगवानपुर हरियाणा में।
प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया गया है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में प्राचीनतम विवाह संस्कार विवाह सूक्त का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में अघन्य बद्ध योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। सुमेलित की करना है। संग्रहित्री क्या थे? ये कोषाध्यक्ष थे। भागदूत कर संग्रहकर्ता को कहा गया है भागदूत। छत्ता या छतरी पासे के खेल में राजा का सहायक। पासे के खेल में ये हो गया अछबाप हो गया पासे के खेल में राजा का सहायक। और छत्ता या छतरी जिसे प्रतिहारी या राजप्रसाद का संरक्षक बोलते थे। देखिए छत्ता या छतरी को प्रतिहारी या राजप्रसाद का संरक्षक बोलते थे। अछबाप पासे के खेल में राजा का सहायक। छत्ता या छतरी प्रतिहारी राजप्रसाद का संरक्षक। भागदूत कर संग्रहकर्ता। संग्रहित्री कोषाध्यक्ष। ऋत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? वरुण को। ऋत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण वरुण देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण जल या समुद्र का देवता। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? ये प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे। अर्ली वैदिक आर्यन का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन था? पतंजलि कौन थे? योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक थे। योग से संबंध रखते थे पतंजलि। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदित माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम रहुगन। श्री ऋषि गौतम रहुगन थे जो शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदित माधव से संबंधित ऋषि थे। आइए हम डिस्कस करते हैं अब महाजनपद काल से पूछे गए MCQ। जो महाजनपद काल का पीरियड है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। आइए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन वाइज। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। महाजनपद और राजधानी। गंधार का राजधानी कहाँ था? तक्षशिला था। सुरसेन मथुरा। वत्स कौशाम्बी। कौशल श्रावस्ती। हर्यंक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? उदयन ने। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ये कालाशोक काकवर्ण कौवे का रंग का, इसलिए कालाशोक बोला गया। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी और उन्होंने भारत में 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर महान एवं पोरसपुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम नदी किनारे। किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण और शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड पॉटरी जो सेकंड सिविलाइजेशन जो महाजनपद काल का है उसे माना गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में द्वितीय नगरीकरण कब हुआ था? ये महाजनपद काल में और प्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक। पाली किसकी बात आती है? बौद्ध धर्म की। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया है? घनानंद को अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया है। घनानंद को, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यूनानियों के द्वारा। ग्रीक।
ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया? डेरियस या दारे बाहु फर्स्ट? डेरियस। ईरान के हखमनी वंश के शासक डेरियस या दारे बाहु फर्स्ट ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया। हाइडेस्पस या बितस्ता आधुनिक नाम झेलपस का युद्ध 326 बीसी किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के बीच। जो झेलम का युद्ध उसे हाइडेस्पस या बितस्ता किस नदी किनारे हुआ था? झेलम नदी के किनारे कब हुआ था? 326 बीसी में। और किसके बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन नहीं होगा, 326 ईस्वी दिया है हमने, एडी दिया हुआ है। ये है जो बीसी है। अभी जो ईसा मसीह के जन्म के पहले का कार्यकाल ईसा पूर्व में माना जाता है, और उसके बाद जैसे अभी हम लोग एडी में रह रहे हैं 2023 एडी। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। शासक और इसका वंश किससे संबंधित थे? तो हर्यंक वंश बिंबिसार, कालाशोक शिशुनाग वंश, महापद्मनंद नंद वंश, बिंदुसार मौर्य वंश। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। महाजनपद और उसका आधुनिक क्षेत्र है अभी क्या है? मगध जो अभी पटना व गया नालंदा के आसपास का क्षेत्र है उसे मगध बोला गया। वत्स इलाहाबाद क्षेत्र। कौशल अवध जो अभी फैजाबाद जिला है। अवंती मालवा, अवंती है जो मालवा मध्य प्रदेश क्षेत्र। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज या राजगीर? ये कई बार एग्जाम में बीपीएससी के पूछा गया है, देख सकते हैं। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगीर थी या राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? ये अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें है, और भगवती सूत्र, इसके साथ साथ भगवती सूत्र जो जैन धर्म का लिटरेचर है उसमें उपलब्ध है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद था। आप कंफ्यूजन मत होइएगा चंद्रगुप्त मौर्य से। तो वहाँ उस टाइम नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद जो मगध का राजा सिकंदर महान का समकालीन था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल में आए थे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। क्या क्या थे? भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ठीक है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिल गया था। वह एक अच्छा प्रशासक भी था। चारों स्टेटमेंट सही है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। एक अच्छा प्रशासक, देशद्रोही उसको समर्थन किए, सेना श्रेष्ठ था, कोई उसका तब तक भारत में केंद्रीय सत्ता उस समय स्थिर नहीं थी। अब देखते हैं राजा और उसके राज से मिलान। प्रदोत्त क्या थे? कहाँ के? ये अवंती के राजा थे। उदयन जो वत्स के राजा थे। परसेंजित कौशल, नरेश परसेंजित। अजातशत्रु ये मगध क्षेत्र से थे। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे? कलिंग में नंद राजा के आदेश में एक नहर खोदी गई थी। और मध्यकालीन भारत में यदि हम देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था डेरियस ने। डेरियस जो पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, जिस क्षत्रपी बोला गया। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज के साथ युद्ध रहा है? बज्जी संघ वैशाली के साथ। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव बज्जी संघ वैशाली गणराज के साथ युद्ध रहा है। बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जोड़ा था? रथ मुसल क्या था? एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जोड़ा था, तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र था, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। ये इसने अजातशत्रु ने ऐसा किया बज्जी संघ के विरुद्ध, जिनका हमेशा युद्ध रहता था वैशाली से। बज्जी संघ वैशाली के साथ अजातशत्रु का हमेशा युद्ध रहता था। उन्होंने मगध राज के अजातशत्रु ने प्रथम बार रथ मुसल एवं महाशिला कंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। यहाँ पे रथ मुसल
इंडिविजुअली पूछा जा सकता है कि रथ मुसल क्या था या महाशिला कंटक क्या था। तो ध्यान रखिएगा, रथ मुसल एक ऐसा रथ था जिसमें गदा हथियार जैसा जुड़ा हुआ था, और महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद था। भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन कब स्टार्ट हुआ था? 600 ईसा पूर्व में, महाजनपद काल में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु थे और प्रसेनजित थे, जबकि बिंदुसार इनके समकालीन नहीं थे। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग स्टार्ट हुआ था महाजनपद काल से। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती, जहाँ के राजा चंड प्रदोत थे। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती राज्य के राजा चंड प्रदोत की चिकित्सा के लिए भेजा था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? बिंबिसार। हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने अंग, जो अभी अंग की राजधानी चंपा, जो आजकल भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र है, उन्होंने बिंबिसार ने इन्हें अपने राज्य में मिला लिया था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी का नहीं किया, जबकि वत्स का किया, अवंती का किया। ठीक है। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने किया। जो काशी और लिच्छवी है वैशाली, उसका विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने किया। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां थी, ऐसा गलत है। सॉरी, ये स्टेटमेंट फिर से देखते हैं। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की। यह स्टेटमेंट सही है। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार मगध साम्राज्य की स्थापना बृहद्रथ ने की। सही है। महापद्मानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व क्षत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं विकराट की उपाधि धारण की। कौन? महापद्मानंद ने सर्व क्षत्रांतक एवं विकराट की उपाधि धारण की। गिरिब्रज, राजगीर, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां थी, जो अलग अलग राजाओं ने इन्हें बनवाया था। ये चारों स्टेटमेंट सही, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राज्यवंशों में से किस एक का शासन था? नंद वंश का, घनानंद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ था। अभिलेख, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार हुआ था। ईरानियों की छत्र प्रणाली किससे संबंधित है? ईरानी से। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार हुआ था। स्त्री अंगरक्षकों, स्त्री जो विमेन बॉडीगार्ड है, उसकी नियुक्ति हुई थी। तो ये 5वां स्टेटमेंट है जो ईरानी आक्रमण के प्रभाव से भारत में आया। कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इस आक्रमण ने भारत और ईरान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर दिया था, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ओके। इस आक्रमण ने पश्चिम उत्तर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की जो कॉलोनियलिज्म था उसके स्थापना के लिए उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल था। ये भी सही है। उसने भारत को ईरान की रियासत बनाया नहीं, उसने पूरे भारत को जीत नहीं पाया, तो यह स्टेटमेंट गलत है। उसने भारत को ईरान की रियासत नहीं बनाया था। तो अदर 3 स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध में रिपब्लिक जो शासन व्यवस्था था वो नहीं था मगध में। कपिल वस्तु के शाक्य में था। वैशाली के लिच्छवी में था। कुशीनगर के मल्ल में था। कपिल वस्तु के शाक्य में, वैशाली के लिच्छवी में, कुशीनगर के मल्ल में था, जबकि मगध में नहीं था। रिपब्लिक में से निम्नलिखित में से किसने सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? बिंबिसार। हर्यंक वंश की स्थापना करने वाला बिंबिसार।
जिसे सैन्य कहा गया, जो नियमित और स्थायी सेना रखने वाले थे। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, उग्रसेन ये भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। महापद्मानंद को उग्रसेन कहा गया, भयानक सेना का स्वामी। डैरियस दाराई वाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी या प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट। 360 टैलेंट। कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं था? नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे नियार्कस था, अरिस्टोबुलस था, एनासिक्रिटस था, जबकि हेरोडोटस नहीं था। हेरोडोटस नहीं था। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का, इतिहास का जनक बोलते हैं। तो नियार्कस, एरिस्टोबुलस और एनासिक्रिटस है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन। श्रेष्ठिन। गृहपति का अर्थ धनी किसान होता था। गृहपति का अर्थ धनी किसान। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। अष्टकुलक क्या थे? ये परामर्शदायी संस्था थे। महामात्र क्या थे? उच्च कोटि के अधिकारी को महामात्र बोलता था। बलि साधक, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी को बलि साधक बोला गया है महाजनपद काल में। शालिकक और शुल्काध्यक्ष, शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी को शौल्किकक या शुल्काध्यक्ष बोलते थे। शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी शौल्किक या शुल्काध्यक्ष। बलि साधक, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। महामात्र, उच्च कोटि के अधिकारी। और अष्टकुलक, परामर्शदायी संस्था। तो ऐसे क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट वाइज कीवर्ड से पूछे जाते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। महाजनपद काल एवं उसकी राजधानी। कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ, दिल्ली क्षेत्र, मेरठ के आसपास। पांचाल का आही क्षेत्र। कौशल का साकेत जो अयोध्या क्षेत्र है। वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद क्षेत्र। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है वो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता। और एक जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? कौशाम्बी इसका मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, जबकि गिरिब्रज, राजगिरी दोनों एक है। पाटलिपुत्रा इसकी, वैशाली इसकी राजधानी मगध साम्राज्य की रही है। तो इस तरीके से हमने पार्ट 1 वीडियो में, लुसेंट सीरीज पार्ट 1 वीडियो में हमने कवर कर लिया है। सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछे गए MCQ, और महाजनपद काल और बीच में वैदिक पीरियड से पूछे गए क्वेश्चन। तो आशा करते हैं कि ये आपके तैयारी में एक मददगार साबित होगी। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, और खुद पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।